सोचिए, क्या तेज तर्रार दिमाग एक बेमिसाल कला को मात दे सकता है? बादशाह अकबर के दरबार में इसी सवाल की सबसे बड़ी आजमाइश हुई थी। तो चलिए, इस मशहूर किस्से की परतों को खोलते हैं। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं, वो बादशाह के नवरत्नों में से थे। मतलब उनके दरबार के 9 सबसे कीमती हीरे। एक तरफ थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं था, और दूसरी तरफ थे तानसेन, संगीत के वो शहंशाह, जिनका संगीत किसी को भी मोह लेता था। तो हुआ यूं कि एक दिन इन दोनों के बीच एक ऐसी बहस छिड़ गई कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब बात बढ़ी तो इंसाफ के लिए ये मामला बादशाह के सामने जा पहुंचा। अब ये बात बादशाह के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। वो अपने दो सबसे होशियार सलाहकारों में से किसी एक को कैसे चुनते, वो भी बिना दूसरे को नाराज किए। ये तो एक को चुनने और दूसरे को खोने जैसा था। तो किसी एक का पक्ष लेने के बजाय बादशाह अकबर ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने सलाह दी कि इस झगड़े का फैसला कोई तीसरा निष्पक्ष इंसान करे। कह सकते हैं कि ये एक शाही दांव था। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा कौन होगा जो इन दो महारथियों के बीच सही गलत का फैसला कर सके। बादशाह के जहन में एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसका सम्मान हर कोई करता था, और वो नाम था महाराणा प्रताप का। हालांकि दोनों राज्यों के बीच सियासी रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, पर अकबर जानते थे कि महाराणा प्रताप एक अटल और विवेक वाले इंसान हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि महाराणा का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल न्यायपूर्ण होगा। तो दोनों महाराणा के दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। लेकिन तानसेन के पास एक ऐसा हथियार था जिसके आगे अक्सर सारे तर्क फीके पड़ जाते हैं। जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, मानो पूरा दरबार थमसा गया। उनके सुरों में ऐसा जादू था कि हवा भी ठहर गई हो। महाराणा प्रताप तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे, और उनके चेहरे के हावभाव से साफ लग रहा था कि फैसला संगीत के सम्राट के हक में जाने वाला है। तानसेन जीत के बहुत बहुत करीब थे। कला की जबरदस्त ताकत के सामने शब्दों के जादूगर बीरबल अब क्या कर सकते थे? आखिर तर्क इतनी गहरी भावना का मुकाबला कैसे कर सकता था? बीरबल को पता था कि वो संगीत के मैदान पर तानसेन से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने वो किया जिसमें वो माहिर थे। उन्होंने खेल के नियम भी बदल दिए। बहस पर सीधी बात करने के बजाय उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। और ठीक उसी वक्त बीरबल ने बात को बीच में रोककर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी मन्नत की कहानी जो उन्होंने यहाँ आते हुए रास्ते में पवित्र पुष्कर जी में मांगी थी, और यहीं से उनकी असली चाल शुरू हुई। और यहीं पर बीरबल की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने महाराणा से कहा, महाराज, हमने पुष्कर में मन्नत मांगी थी कि सच सामने आ जाए। मैंने कसम खाई कि अगर मैं सही साबित हुआ तो 100 गायों का दान करूंगा। फिर तानसेन की तरफ देखकर बोले, और तानसेन ने कसम खाई कि अगर वो सही साबित हुए तो वो 100 गायों की बलि देंगे। बस, जाल बिछ चुका था। अब ये बहस कला और बुद्धि की नहीं, बल्कि 100 गायों की जिंदगी और मौत की बन गई थी। इस एक कहानी ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया था। अचानक से ये कौन बेहतर है का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये एक नैतिक फैसला बन गया था, जीवन और मृत्यु का फैसला। महाराणा, जो एक धर्म को मानने वाले हिंदू शासक थे, उनके लिए गोहत्या का तो ख्याल भी एक महापाप था, एक ऐसा गुनाह जिसकी वो किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दे सकते थे। तो अब शुरुआती बहस की तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई थी। दरबार में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, 100 पवित्र गायों की जान कैसे बचाई जाए? अब फैसला बिल्कुल साफ था। इस धर्म संकट को देखते हुए महाराणा ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत बीरबल के हक में अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं कि जब ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वो सिर्फ बीरबल की जीत पर खुश नहीं थे, बल्कि उस जबरदस्त चतुराई की तारीफ कर रहे थे जिससे ये जीत हासिल की गई थी। तो इस सब से क्या पता चलता है कि बीरबल ने तानसेन की कला को चुनौती नहीं दी। नहीं, उन्होंने बस फैसला करने वाले यानी महाराणा के उसूलों और मूल्यों को बेहतर समझा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे किसी मुद्दे को पेश करने का तरीका कभी-कभी खुद मुद्दे से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सामने ऐसी प्रतिभा हो जिसे हराना नामुमकिन लगे, तो क्या सीधी टक्कर लेने के बजाय सिर्फ बात का नजरिया बदल देना ही सबसे बड़ा हथियार होता है?